कोई स्टिंग ऑपरेशन आपने पाकिस्तान में किया हो? 2 केसेस ऐसे थे जिसमें कि हम पाकिस्तान गए। ये हर 4 घर में से कम 2 घर ऐसे हैं जो कि दूसरे के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। आजकल ये छोटे बच्चे जो हैं जिन्होंने आपको हायर किया गया, उनके पास ये पैसे या रिसोर्स आता कहाँ से? यदि छोटा सा बच्चा इस प्रकार की रिलेशनशिप हैंडल कर सकता है तो इससे कैसे मैनेज करेगा ये तो वो जानता ही होगा। क्लाइंट की गलती की वजह से हम एक्सपोज होते हैं। एक डिटेक्टिव की जेब कट जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। बड़ा प्रतिशत है समाज का जिसको नहीं मालूम देयर आर प्राइवेट डिटेक्टिव्स। प्राइवेट डिटेक्टिव जो फिल्मों में या फिर टीवी सीरियल्स में दिखाई देता वो ऐसा नहीं होता। कुंडली मिलाओ न मिलाओ, जांच जरूर कराओ। तो वेलकम टू द शो थैंक यू। राघव जी। और ऑन अ पॉपुलर डिमांड आपको पता ही होगा कि हमारे एक काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है इस एपिसोड को। तो जिन्होंने हमारा पुराना एपिसोड नहीं देखा डिटेक्टिव राघव के साथ, वो हमारे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यू कैन वॉच दैट प्रोग्राम। और आज का जो नए हमारे व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आपको पहली बार सुन रहे हैं, उनको थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, धन्यवाद मिस्टर सोमनाथ। मैं डिटेक्टिव शिव कुमार राघव। माई कंपनी नेम इज़ सेफ हैंड्स डिटेक्टिव्स। मैं गाज़ियाबाद दिल्ली से ऑपरेट कर रहा हूँ। राघव जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे हम डिटेल में समझेंगे। पहली बात तो ये कि पिछले पॉडकास्ट में जब आपने अपने बारे में बताया कि आप डिटेक्टिव हैं, तो काफ़ी सारे लोगों की कमेंट आए कि आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो चुकी है और रादर डिटेक्टिव्स को अंडरकवर रहना चाहिए। तो उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई खुलासा देना चाहें आप? कभी कभार ये प्रश्न लोग पुटअप करते हैं कि आप अगर स्क्रीन पे आ रहे हैं तो आपकी आइडेंटिटी रिवील हो रही है। जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी को हम चेंज कर देते हैं। ये देखिए दूसरी आइडेंटिटी, और ये देखिए हमारी तीसरी आइडेंटिटी। क्या बात है। अच्छा, ऑपरेशंस में ज़रूरी नहीं है कि मैं ही काम करूं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि मुझे इन्वॉल्व होना पड़ता है। अदरवाइज वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज टीम ऑपरेटिंग नेशन वाइड। अच्छा, तो किस केस में कौन सी टीम ऑपरेट करेगी ये हमें सुनिश्चित करना पड़ता है। और उसके बाद जैसा भी केस होता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे, वो उसमें ऑपरेट करते हैं। लेकिन बड़े केसेस में हमें खुद उसको सुपरवाइज करना पड़ता है। तो आइडेंटिटी। अच्छा, दूसरी बात, जी, ये जो हम बातें कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर द अवेयरनेस। एग्जैक्टली। अगर हम लोग ये सर्विसेज के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो समाज को कैसे मालूम पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेटर, एक डिटेक्टिव, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी आपके सामने है जो कि आपको बहुत सारी जानकारी दे सकती है। करेक्ट। देखिए, हर 4 घर में से कम 2 घर ऐसे हैं जो कि दूसरे के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। अच्छा, चाहे प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरी हो, चाहे किसी का कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल फ्रेंडशिप के बारे में जांच करनी है, या किसी को सामने वाले पर्सन के बारे में, अपने बिजनेस एसोसिएट के बारे में, रिश्तेदार के बारे में, दोस्तों के बारे में, या जहाँ पर किसी कंपनी का किसी से टाई अप हो रहा है, ओके, वेंडर के बारे में सारी जानकारी लेनी है, तो वो कहाँ से लेगा? इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी तो थोड़ी हायर करेगा, और ना ही उसके पास इतना वक्त है कि सारे काम छोड़ के वो इस तरह की छानबीन करे। तो दे हायर ए प्राइवेट डिटेक्टिव, प्रोफेशनल एजेंसीज जो इस काम में दे आर एक्सपर्ट्स। तो ये अवेयरनेस लाने के लिए भी हमें चर्चा तो करनी पड़ेगी। समाज को मालूम होना चाहिए कि दे आर डिटेक्टिव। बहुत एक बड़ा प्रतिशत है समाज का जिसको नहीं मालूम कि देयर आर प्राइवेट डिटेक्टिव्स। प्राइवेट डिटेक्टिव जो फिल्मों में या फिर टीवी सीरियल्स में दिखाई देता वो ऐसा नहीं होता। प्राइवेट डिटेक्टिव तो एक ऐसी शख्सियत होना चाहिए जो कि आपके सामने से अपना काम करके निकल जाए, जो सबूत और इन्फॉर्मेशन उसको लेनी है वो कलेक्ट करे, फ़ोटो खींचे, ऑडियो वीडियो प्रूफ गैदर करे और निकल जाए, आपको मालूम भी नहीं पड़े। तो वी आर टॉकिंग टू क्रिएट एन अवेयरनेस इन द सोसाइटी। एब्सोल्युटली। और राघव जी, मेरे ख्याल से जो हमारे को जनरल नोशन थे एजेंसीज़ के बारे में, डिटेक्टिव एजेंसीज़ के बारे में, वो पिछले पॉडकास्ट में आपने बहुत सारे खुलासे किए, आपने अपने डायमेंशन बताए कि कहाँ कहाँ आप काम करते हैं, कहाँ कहाँ आपकी ज़रूरत पड़ती है। और मुझे लगता है कि किसी भी आपका एक बहुत चर्चित एक आपका स्टेटमेंट भी है कि
पत्री मिलाओ या ना मिलाओ, कुंडली मिलाओ ना मिलाओ, जांच जरूर कराओ। क्या जरूर कराओ। तो अभी इस चीज़ को थोड़ा और लेकर के चलते हैं। जैसे आपने कहा बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें आप खुद लीड करते हैं, तो जब आप इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो उसके अपने रिस्क फैक्टर्स भी होते होंगे, या उसमें ऐसी चीज़ें भी होती होंगी जिसमें आपको धमकी हो गई या लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज़ें, या ऐसी कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं क्या? हाँ, बहुत से केसेस करने के बाद किसी केस में ऐसा होता है कि जिन्होंने हमें हायर किया है, जो हमारा क्लाइंट है, उसकी किसी चूक की वजह से, उसकी किसी मिस्टेक की वजह से सामने वाली पार्टी को एहसास हो जाता है, या वो, क्योंकि सामने वाली पार्टी जिसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमसे ज़्यादा शातिर होते हैं। अच्छा, तो वो हमारे ही क्लाइंट से दोस्ती करेंगे और उनको कॉन्फिडेंस में लेके कि भाई तूने ये सारी जानकारी कैसे ली, कहाँ से, ऐसा कौन था प्रोफेशनल जिन्होंने कि इतनी सटीक जानकारी हमारी, इट हैपेंस। तो अगर उसको मालूम पड़ जाए कि कौन था जिसने कि हमारी कब्र खोदी, या फिर हमारी पुश्तैनी जानकारी, हमारी अंदरूनी जानकारियाँ हमारे अपोनेंट Secrets out हो गए। हमारे सारे लूपहोल्स, हमारी कमज़ोरियाँ सामने वाले को पता पड़ गई, तो वो चाहेगा कि एक बार उसकी शक्ल ज़रूर देखूं, उससे बात ज़रूर करूं। तो कुछ लोग, तो मैंने देखा है, मेरा अपना अनुभव है कि ऐसे लोग जब हमें मिले तो एक बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस हमने उनके साथ में, बड़ी रेस्पेक्ट हमने शेयर की, उन्होंने हमारे प्रोफेशन की दाद भी दी। लेकिन कुछ ऐसे नोटोरियस एलिमेंट थे कि हम तुझे भी बताएंगे, लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि किसी ने हमें हर्ट किया हो या कोई परेशानी हमें पेश आई हो, बट इट हैपेंस। क्लाइंट की गलती की वजह से हम एक्सपोज होते हैं, हम अपने किसी मिस्टेक की वजह से नहीं होते। नहीं, कभी आपने देखा होगा कि कुछ वकील केस में क्रॉस कर गए या कि दूसरी पार्टी से मिल गए। पुलिस महकमे में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं कि दोनों पार्टी से पैसे लेके केस ख़राब कर दिया, लेकिन कभी भी आपने प्रिंट में या मीडिया में नहीं देखा होगा कि किसी डिटेक्टिव ने कुछ ऐसी शरारत की हो। तो जब आप कोई केस लेते हैं और आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है, तो आप कह रहे हैं कि जो मेजर जो गलती होती है वो क्लाइंट की क्लाइंट की तरफ से होती है। तो कोई ऐसा कोई वाकया आपको याद आ रहा हो जिसको आप शेयर करना चाहें जहाँ पे ऐसा हो गया? फॉर एग्जाम्पल। जी। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक केस आया था मुंबई जुहू तारा रोड से। वो एक मॉडल थे, मिस्टर हांडा, एक्स हांडा। उन्होंने हमें बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर नज़र रखो, लगता है कि मेरे किसी दोस्त से ही उसकी दोस्ती अच्छा। रिचार्ज हो रही है। ओके। तो हमने उसके ऊपर सर्विलेंस की, उसके सोशल मीडिया से चीज़ें गैदर की, तो मालूम पड़ा उसी का कोई दोस्त था जिसे कि वो टाइम दे रही थी। तो एक दिन हमने उसकी गाड़ी का पीछा करवाया मुंबई जुहू तारा रोड से। तो एक बार थी पास में ही, उसमें जाके बैठी उसी के दोस्त के साथ। हमने क्लिप्स लेके अपने क्लाइंट मिस्टर एक्स हांडा को भेजा। उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया फिर, और भाई कहाँ हो? अच्छा। बोला यार मैं तो पुणे में हूँ। उसने 50 गालियाँ दी, साले तू तो उसके साथ वहाँ बैठा है, मैं तुझे भी बताता हूँ। देन द गर्ल जो थी, उसको आइडिया लगा कि या तो किसी ने मेरा पीछा किया है, ओके, या फिर उसके जो दो भी एक्स वाई फ्रेंड थे उनका पीछा किया, तभी जाके उसको मालूम पड़ा। तो लाइक दिस। अच्छा, ना वो फ़ोन करते, ना वो इंस्टेंटेनियसली हाँ, तक पहुँचता। हाँ। ओके। अगर वो उस दिन हमें चांस देते तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं मिस्टर हांडा से उन दोनों को रेड हैंड पकड़वा देता कि देखो यहाँ बैठे हैं, इनको रेड हैंड पकड़ो और इनसे वार्तालाप करो, क्योंकि जिससे तुम शादी करने वाले हो अच्छा, वो किसी तो शादी और का के साथ बैठी और तुमसे झूठ बोल रही है। तो दिस हैपेंस। ओके। क्लाइंट की उत्तेजना की वजह से, उसके एक्साइटमेंट की वजह से, उसके गुस्से की वजह से हमारे ऐसे कुछ केसेस ख़राब होते हैं, लेकिन हम पैसे नहीं छोड़ते। गलती तुमने की है, पैसे दो, हमारे जो रिमेनिंग बैलेंस एडवांस पहले लेते हैं। ओके। बाकी काम होने के बाद पैसे दीजिए, इट इज़ ऑल योर मिस्टेक, तुम नरवाओगे हमें। तो ऐसे कभी ऐसा हुआ है कि हस्बैंड ने आपको अप्रोच किया और वाइफ ने भी आपको अप्रोच किया, और दोनों ही पार्टी ने अप्रोच? हाँ, एक केस याद आया मुझे। ये बात 2002 की है। सूरत का एक केस था, अच्छा। और
दोनों की नई नई शादी हुई थी और दोनों ही में विश्वास की कमी थी किन्हीं कारणों से। तो उस केस में हस्बैंड ने हमें हायर किया था कि मेरी बीवी पे थोड़ा सा नज़र रखिए, मैं ऑफिस जाता हूँ और आउट स्टेशन टूर भी होते हैं, तो कृपया इस पर नज़र रखें। और दूसरी बात उसने बताई कि उसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है और मेरी कुछ सूचनाएं उसके पास होती हैं, मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, ओके। ऐसी भी सूचनाएं वाइफ के पास हैं। तो हमने कुछ शुरुआत में तो वाइफ के ऊपर सर्वेलेंस रखी, उसको शेडो भी किया, कुछ निकल के नहीं आया। ओके। फिर हमने एक क्लाइंट से बात की कि और विस्तार से बताइए। उन्होंने बोला कि मैं बाहर रहता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ, फ़ोन लंबी दूरी तक घंटों तक बिज़ी रहता है, कभी कभी एक दो घंटे बिज़ी रहता है। किससे बात करती हैं? और कभी कभी जब मैं घर में होता हूँ फ़ोन आता है तो फ़ोन काट दिया जाता है, और कई बार मुझसे छुपा के भी कहीं बात कर रही हैं। तो मुझे इनके ऊपर शक है, थोड़ा सा आप। जब इन्वेस्टिगेशन हमने वाइफ पे की, जी। सर्वेलेंस भी की और उनको शेडो भी किया, तो हमें कुछ निकल के नहीं आया। तब हमने उनको सजेस्ट किया कि क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन घर से लीक हो रही है, तो क्यों ना हम आपका घर डीबग कर दें। अच्छा, डीबग का मतलब? डीबग का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि डीबग का मतलब है कि किसी की प्रीमिसेस में, ऑफिस में, दफ्तर में, हाँ हाँ। किसी जगह पर हम एक माइक्रोचिप, वो माचिस में हो सकती है या किसी फ्लावर पॉट में हो सकती है, किसी घड़ी में हो सकती है, किसी शोपीस में हो सकती है, वो प्लांट की जाती है। ऑडियो या वीडियो? दोनों तरह के आते हैं। बगिंग सिस्टम दोनों तरह के होते हैं, ऑडियो भी और वीडियो भी, ऑडियो वीडियो भी। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी जो आपने अपनी प्रीमिसेस में अलाउ नहीं की है और वो काम कर रही है, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करके कहीं दे रही है, ओके। तो ऐसी इलीगल फ्रीक्वेंसी को लोकेट करने के लिए हमारे पास छोटी छोटी मोबाइल फ़ोन जैसी डिवाइसेस होती हैं, जिसको डीबगिंग डिवाइस बोलते हैं। अच्छा, ओके। उससे हम इलीगल फ्रीक्वेंसी को उस प्रीमिसेस में, जो भी आपका घर दफ्तर है, वहाँ पे हम लोकेट कर सकते हैं कि ऐसा कोई ट्रांसमीटर जो आपकी नॉलेज के बगैर वहाँ पे लगा हुआ है, हम उसको लोकेट कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं अगर वहाँ पे लगा हुआ है तो। अच्छा, ट्रैक भी कर सकते हैं आप। जी। तो हमने दोनों की ही प्रेजेंस में, दोनों की सहमति से घर को डीबग शुरू किया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बेडरूम से और एक डाइनिंग स्पेस से 2 बग्स, जिनकी साइज ऐसी होगी जैसे कि माचिस की डिब्बी, अच्छा, दे और ओनली ऑडियो बग्स, ओके। 2 निकल के आए। अब जब दोनों निकल के आए, दोनों एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। अच्छा, हमने दोनों को बिठाया, क्योंकि केस जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद में हम लोग क्लाइंट को कंसल्टेंसी सर्विस भी देते हैं अच्छा, कि छोटी छोटी मतभेद की वजह से, या जो तुम्हें सामने वाले के बारे में नहीं मालूम है, या वो कुछ चीज़ हाइड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अपना घर क्यों ख़राब कर रहे हैं, आपस में बैठ के बात करो। उसके बाद वो बैठे तो मालूम पड़ा कि दोनों एक दूसरे को बग कर रहे थे। अच्छा, एक बग वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर लगा रखा था, हस्बैंड की निगरानी के लिए, और हस्बैंड ने दूसरा बग, जो कि मुझे भी नहीं बताया गया कि वो उसको ऑलरेडी बग कर रहा है, पहले से ही लगा रखा था। तो अच्छा, और उसके बाद में कुछ बातें हुई जो कि फिर भी कुछ पहेलियाँ नहीं सुलझी। तो मैंने अपने क्लाइंट के बोला कि कैसे भी करके ऑपरेटर से बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि दोनों ही नंबर तुम्हारे नाम से हैं, वाइफ का नंबर भी तुम्हारे नाम से, इसकी लिस्ट निकालो। ओके। तो ऑपरेटर को हमने एप्लीकेशन दी। उन्होंने जो लिस्ट हमें निकाल के दी, जो आउटगोइंग कॉल थी उसकी वाइफ की, वो सब माँ और पिताजी से थी। अच्छा, यानी कि वो लंबी लंबी बातें, घर की, बाहर की, ससुराल की, वो माँ से डिस्कस करती थी। और कहीं इनको बुरा ना लगे कि मैं मायके में इतनी लंबी बात क्यों करती हूँ, इसलिए वो छुपाती थी कि शायद हस्बैंड को बुरा लगेगा कि मैं क्यों इतनी सारी बातें कर रही हूँ। अच्छा, और इस तरह से, और हमारी कंसल्टेंसी की वजह से वो घर बचा। उन दोनों में फिर से विश्वास को जगाया हमने, और इन दिस वे दिस वाज सक्सेसफुल केस फॉर अस। बहुत बढ़िया राघव जी। मेरे ख्याल से आप अपने काम के रेडियस के बियॉन्ड जाकर के आपने जो हाँ, करना पड़ता है। कई फैमिलीज़ में तो सोमनाथ जी हमने ऐसा किया है कि देखिए, आपके बड़े बड़े बच्चे हैं और हस्बैंड या फिर वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, पहला इनके भविष्य क्या होगा,
जी इन बच्चों के भविष्य की ओर देखिए। छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े हुए हैं, अपनी फैमिली को क्यों तबाह कर रहे हैं? अच्छा हुआ कि इस तरह की एक्स्ट्रा मैरिटल फ्रेंडशिप बंद करें और उनको एहसास दिलाया जाता है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, नाइदर फॉर योर फैमिली। अब बच्चों की तरफ देखिए, अपनी मस्तियाँ छोड़िए। कई फैमिलीज़ को हमने अपने इस प्रोफेशन में और इतने हमारे जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वर्षों का, हमने बहुत सारे घरों को बचाया है। बहुत अच्छी बात। मेरे ख्याल से ये एक लर्निंग भी है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि आप इस प्रोफेशन में होते हुए भी हाँ। काम के बियॉन्ड चले जाना। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि ज़रूरी नहीं है कि हर केस में कुछ सबूत ही निकल के आए या कुछ इस प्रकार के सबूत निकल के आए एक दूसरे के खिलाफ। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी पुलिस केस भी हो जाते हैं, कोर्ट केस भी हो जाते हैं और घर टूट जाते हैं। तो उस शक को दूर करने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। करेक्ट, आपकी बात समझ पा रहा हूँ मैं, और मेरे ख्याल से मेरे व्यूअर्स भी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियाँ आपके होंगे। तो एक आपने बातों बातों में जिक्र किया था कुछ टाइम पहले, आपकी जेब कतरे वाली एक एपिसोड था जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था ये वाला अगले पॉडकास्ट में करेंगे, तो आज शायद मौका मिल गया हमें। क्या हुआ, देखिए, एक डिटेक्टिव की जेब कट जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। पुलिस वाले की जेब कट जाना भी अपने आप में बड़ी बात है। जी जी। तो ऐसा हुआ था एक बार, बहुत पुरानी बात है, मैं किसी क्लाइंट से मिला, उससे 7,000 रुपये मैंने एडवांस लिए थे। और जब मैं राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन दिल्ली में मेट्रो में चढ़ा तो मैं गौर तो कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर एक नोटोरियस गैंग कुछ हरकतें कर रहा है, लेकिन मैं ये रीड नहीं कर पाया कि ये अच्छे दिखने वाले, वेल टू डू दिखने वाले, और अच्छा वो जो गैंग था वो सारे के सारे 50+ थे, 7-8 लोग थे और धक्का मुक्की कर रहे थे वो लोग। अच्छा। और उन्होंने धक्के के साथ मेट्रो में चढ़े और मेट्रो में जब मैं व्यवस्थित तरीके से खड़ा हुआ तब तक मेरी जेब साफ़ हो चुकी थी। ओह, क्योंकि मैं एक डिटेक्टिव हूँ तो मैंने 3-4 लोगों की नज़रों में नज़रें गड़ा के देखा, उन्हीं लोगों में से तो 2 मेरी शक्ल देख के हक्के मक्के हो गए। लेकिन वहाँ पर मैं सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, ना अपने लिए, ना उनके लिए, ना पब्लिक के लिए। तो मुझे वहाँ पर चुप रहना पड़ा, मैं नुकसान सह गया। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज से पहले एक केस मैंने कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि जिसे भी मैं बताऊँगा वो कहेगा कि भाई डिटेक्टिव की जेब कट गई, तुम कैसे डिटेक्टिव हो। कोई स्टिंग ऑपरेशन आपने पाकिस्तान में किया हो? स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं किए, लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशंस हमने की हैं, क्योंकि अक्सर हमारे पास प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरी के केसेस इस प्रकार आते हैं कि रिश्ते की बात हुई है तो लड़का या लड़की दे आर फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा। तो 2 केसेस ऐसे थे जिसमें कि हम पाकिस्तान गए और हमने उनकी प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरी की। अच्छा। एक बहुत ही डिस्क्रीट इंक्वायरी थी और थ्रेट भी थी, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट की हो, दुश्मन देश में जाके ऑपरेट करना इज़ वेरी रिस्की। ओके। लेकिन वहाँ पर भी छोटी मोटी डिटेक्टिव एजेंसीज़ हैं, वो हमें भारत में काम देती हैं। हम यहाँ पर ऑपरेट करके, छानबीन करके, पूरी इंक्वायरी करके विस्तृत रिपोर्ट हम उनको सुपुर्द करते हैं। और जो हमारे देश से कुछ इस तरह के रिश्ते आते हैं और केस यदि हमारे पास है फॉर प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरी पाकिस्तान में या अन्य किसी देश में, तो वी हैव वेरी गुड नेटवर्किंग इन दैट कंट्री। अच्छा। लेकिन इस केस में उन्होंने बोला कि राघव साहब किस तरह से ऑपरेट करेंगे, ना हमारे लोग हैं वहाँ पर। बोला नहीं, इसको तो आपको ही ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैं अपने 2 मेंबर्स की टीम के साथ वहाँ पे गया। ओके। जो शहर था वहाँ पर उन्होंने हमारा रहने का बंदोबस्त किया। ओके। और बड़ी ही डिस्क्रीटली वहाँ पर हमने उनकी प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और लोकल थाने में उनके परिवार के ख़िलाफ़ कोई केस तो नहीं था, प्लस फैमिली मेम्बर्स का बिहेवियर कैसा था, उस
लड़की की जो बहन थी उसकी कहाँ शादी हुई थी पाकिस्तान में, उसके बारे में जानकारी ली, वो भी शरीफ लोग थे। और जो भाई था उसकी कोई शादी टूटी थी, किन कारणों से टूटी वो भी हमने तह तक जाकर उसकी डिटेल निकाल के एक विस्तृत रिपोर्ट हमने यहाँ पर दी। और टोटल टाइम कितना लगा इसको पूरा करने? एक सप्ताह, एक हफ्ते में हो गया? एक हफ्ते में हो गया। और वहाँ की जो लोकल मशीनरी थी उनकी सपोर्ट मिल गई थी? हाँ, क्योंकि वहाँ पर जो उनके पास इंक्वायरीज आती हैं, जो कि भारत में अगर इंक्वायरी करनी है उसको हम यहाँ पर हैंडल करते हैं। लेकिन कुछ बड़े केसेस होते हैं, दे आर रेडी टू पे ए गुड अमाउंट टू अस, तो उसमें हम लोग अपने सीनियर्स को या मैं खुद उसमें इन्वॉल्व होता हूँ। ओके। और कुछ जो छोटे केसेस होते हैं जिसकी छोटी सी इंक्वायरी है कुछ, और इसमें या जो फंड्स हैं वो कम है, छोटे हैं, तो हमारी टीम हैंडल कर लेती है। अगेन सेंसिटिविटी ऑफ द केस को देखकर भी हम लोग टीम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन सा डिटेक्टिव अच्छे से अंजाम दे पाएगा। तो हमारे लास्ट पॉडकास्ट में हम लोगों ने आपने एक छोटा सा किस्सा मेंशन किया था, एक 10th क्लास की बच्ची का। उसमें हमारे पास काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं कि आजकल ये छोटे बच्चे जो हैं जिन्होंने आपको हायर किया यार, उनके पास ये पैसे या रिसोर्स आता कहाँ से? देखिए सोमनाथ जी, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी अपोजिट सेक्स के साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी कि आप लगाएंगे ऑन एन एवरेज, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसे देखा जाए तो 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे भी दोस्ती रखते हैं, रिलेशनशिप में हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी अपनी हदें पार कर रहे हैं। ऐसे भी कुछ केसेस आए हैं। अच्छा। तो इस अच्छा, उनका सोशल मीडिया में एक्सपोजर बहुत अच्छा है। हाँ। कि अगर मेरा बॉय अच्छा, पॉजिटिव बहुत हैं ये लोग। अच्छा। ये मेरा दोस्त है तो मेरा ही होना चाहिए, लड़की बोलती है मेरा दोस्त है मेरा ही होना चाहिए, लड़का बोलता है कि नहीं ये तो मेरी ही है, मैं शादी करूँगा। अच्छा। इस तरह की बातें करें, कश्मे वादे खाते हैं लोग। अब बात आती है कि ऐसे बच्चे भी क्या डिटेक्टिव हायर कर लेते हैं। इक्का दुक्का केसेस ऐसे आए हैं जिन्होंने एक्सप्लोर करके अपने ग्रुप्स में डिस्कशन करके इसका पता कैसे लगाया जाए कि भाई जासूसी करा ले। जासूसी क्या होती है, चलो चेक करते हैं नेट पे, जासूस भी होते हैं। अच्छा, जासूस से बात की, जासूस ने बोला कि हाँ जी हम इन्वेस्टिगेट कर देंगे। अच्छा। लेकिन तुम तो हमारे साथ एग्रीमेंट में आ नहीं सकते क्योंकि तुम नाबालिग हो। करेक्ट। तो बोलते हैं कि वो छोड़ दो, अब पैसे बोलो। बच्चा बोलता है पैसे बोलो। फिर भी हम सीक्रेटली, क्योंकि वी आर इनटू प्रोफेशन, कभी कभी हम लोग केस ले लेते हैं उन बच्चे के सेटिस्फेक्शन के लिए। इसमें भी कोई लीगैलिटी है क्या? जी हाँ, एक माइनर किसी एग्रीमेंट में नहीं जा सकता। ओके। लेकिन आप वी समटाइम्स वी हैंडल इट। ओके। तो हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे दे आर इनटू रिलेशनशिप। और जैसा कि आपने पूछा कि छोटे बच्चों के पास पैसे कहाँ से आते हैं, यदि छोटा सा बच्चा इस प्रकार की रिलेशनशिप हैंडल कर सकता है तो पैसे कैसे मैनेज करेगा ये तो वो जानता ही होगा, चाहे घर से करे। कई केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं, मैं बहुत से केसेस देखिए ऑन स्क्रीन डिस्कस नहीं किया जा सकते। बच्चे ने घर से ज्वेलरी भी चुराई है, बच्चे ने घर से लगातार पैसे चुराए हैं। अच्छा। और स्कूल के नाम से ये सेमिनार है, ये सब्जेक्ट के कुछ इवेंट्स हैं, घर से पैसे ले रहा है। और ज़्यादातर ऐसे केसेस जो एक्सपेंसिव स्कूल्स होते हैं, इनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिसमें कि हाई सोसाइटी बच्चे पढ़ते हैं, वो इस तरह की रिलेशनशिप, इस तरह की खुराफातों में ज़्यादा इन्वॉल्व पाए गए हैं। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें मैं ऑन स्क्रीन नहीं बोल पाऊँगा, आप समझ सकते हैं जी कि यस, छोटे छोटे बच्चे भी डिटेक्टिव हायर कर रहे हैं। क्योंकि हमने ऐसे केसेस को हैंडल किया है, हम बता रहे हैं। आपने बताया छोटे बच्चे के पास एक्सेस सब चीज़ों का होता है। और कोई आपके पास कोई लेटेस्ट आपके पास कोई केस आया जो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें आप? हाँ, एक केस मुझे याद आया। मेरे को एक बार एक कॉल आई कि कॉल वाज फ्रॉम सम फीमेल क्लाइंट। अच्छा। कि सर मुझे कुछ इन्वेस्टिगेशन करानी है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ओके। तो मीटिंग पॉइंट हमने रखा हयात विकाजी कामा, दिल्ली। ओके। और दूसरे दिन मैं
दिन में 2 बजे हयात पहुंचा। मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरा क्लाइंट कौन हो सकता है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक 15-16 वर्ष की लड़की बैठी हुई है। मैं उसको इग्नोर कर दिया कि ये मेरी क्लाइंट नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि मेरी नज़रें कुछ तलाश रही थी, उसने माप लिया कि जहाँ तक है यही वो डिटेक्टिव है। ओके। तो उसने मेरे को इशारा किया कि आप ही हैं। मैं उसके पास जाके बैठा और मैं चौंक गया कि ये तो नाबालिग है, लड़की है, लेकिन शिवाजी क्लाइंट, मैं क्या कर सकता हूँ। ओके। तो हमने बातें की, उसने मेरे को एक फ़ोटो दी और पैसे की बात हुई। मैंने जो भी फीस थी उसका एडवांस मांगा। शी पेड में 20,000 रुपीज़। उन्होंने बोला कि ये महिला है, यहाँ रहती है और मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, किससे मिलती है, अच्छा। और हो सकता है कि वो इसी लॉबी में, हयात की लॉबी में ही आपको मिलेगी। इतनी उसने हमको क्लू दी। सोमनाथ जी, दूसरे दिन से हमने केस को टेक ओवर किया। ओके। उसको शैडो किया महिला को। तो वो शाम के वक्त किसी के साथ, दूसरे ही दिन, तो पहले दिन हमने उनको किसी के साथ पकड़ा। अच्छा। तो वो लेडीज़ किसी के साथ थी और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे स्पष्ट था कि वो बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। ओके। और जो भी बॉडी लैंग्वेज उनकी रही, हमने उसकी भी फ़ोटो खींचे और मैंने लड़की को बताया कि इस तरह की चीज़ें हैं। बोला यस, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, 2-3 दिन और शैडो करिए। अच्छा। हमने 2-3 दिन में भी प्रूफ्स गैदर किए, इंफॉर्मेशन गैदर की और फिर फाइनल रिपोर्ट देने का समय आया। जो रिमेनिंग बैलेंस था, हमने बोला कि ये बैलेंस लेके आप आइए, हम आपको प्रूफ्स और रिपोर्ट देते हैं। सोमनाथ जी, जब हम कोई केस कंक्लूड करते हैं, जो अच्छे प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स होते हैं वो कंसल्टेंसी सर्विस भी देते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आप जिस भी दिशा में जा रहे हो, ओके। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ओके। तो मैंने पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो शी टोल्ड मी कि शी इज़ 16+, 12वीं में पढ़ती है। मतलब इस महिला से आपका क्या रिश्ता है? तो उसकी आंखों में एक अजीब सी उत्तेजना मैंने देखी। बोला सर, ये मेरी मम्मी है। ओ रियली? मेरे फादर बाहर रहते हैं ओके। और मेरे पे नज़र रखती है, मुझे डांटती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से क्यों मिल रही हूँ, और खुद इस आदमी से दोस्ती करके बैठी है। दोबारा मुझसे उसने मेरे को डांटा या मुझे रोकने की कोशिश की, मैं सीधे बोलूँगी ये देखो अपने फ़ोटो में पापा को दे दूँगी। अरे वाह, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था ये वाला। तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरा ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, अब मेरे को पैसे दीजिए, मैं चलता हूँ। एंड इंटरेस्टिंग दिस वाज ए वेरी शॉकिंग एंड इंटरेस्टिंग केस कि छोटे छोटे बच्चे, उनमें अवेयरनेस है लेकिन नेगेटिवली भी जा सकते हैं और सर्विसेज ले रहे हैं। देखिए, हमारे डॉक्टर के पास कैसा भी केस आए उसको इलाज करना है, एडवोकेट के पास जैसा भी केस आए करना ही पड़ेगा। तो हम डिटेक्टिव्स हैं, हम अपने सेटिस्फेक्शन तक और क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन तक हम लोग काम करते हैं। तो राघव जी, जब हमने इतनी डिटेल में बात करी है, तो मुझे एक बात बताएं जनरल व्यूज़ के लिए और सबके लिए, एक जनरल अवेयरनेस के लिए, तो अगर कोई इस प्रोफेशन में आना चाहे तो ये इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है क्या? इसमें कैरियर ऑप्शंस हैं और फ्यूचर क्या है इस प्रोफेशन का? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं पहले भी हमारा डिस्कशन हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि पौराणिक काल से एक प्रोफेशन है। जी देवताओं के पास भी नारद मुनि होते थे, बहुत सारे डिटेक्टिव्स थे। जी, मुझे याद है। और मैं कहूँगा कि हनुमान जी से बड़ा डिटेक्टिव कोई पैदा नहीं हुआ जिन्होंने माता सीता को ढूंढा ही नहीं, रावण की सैन्य शक्ति और उसकी रणनीति कूटनीति उसके बारे में भी आकलन करके श्री राम को रिपोर्ट दी। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा प्रोफेशन है, बहुत पुराना प्रोफेशन है। अवेयरनेस भारत में एज ए प्रोफेशन यूथ में, डिटेक्टिव एज ए प्रोफेशन
यूथ में इसकी अवेयरनेस कम है। या उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी रेस्पेक्ट बाकी है, ओके रेस्पेक्ट तो है समाज में इस प्रोफेशन के लिए, ओके लेकिन अवेयरनेस नहीं है कि इस प्रोफेशन में जाके वो कहाँ तक बढ़ सकते हैं। ओके मोस्टली जो डिटेक्टिव्स कंपनी से, किसी इन्वेस्टिगेटिंग कंपनी से अटैच होता है और उसको लगता है कि मैं इस प्रोफेशन को परिणाम दे सकता हूँ और न्यायपूर्वक इस प्रोफेशन में आगे बढ़ सकता हूँ, तो वो बढ़ जाता है। ओके मैंने देखा है कि एक पत्रकार महोदय थे, वो बोले कि राघव साहब मुझे असाइनमेंट दो। मैंने उनको, अच्छा वो मेरे पीछे 4-5 महीने पड़े रहे कि प्लीज़ मैं आपको एक अच्छा डिटेक्टिव से दूंगा, आप मुझे काम दीजिए। अच्छा मैंने पत्रकार महोदय को एक लोधी रोड की सर्वेलेंस में लगाया, मतलब सुबह 8 बजे लगना, वहाँ से कोई गाड़ी निकलेगी और उसका पीछा करना है। तो दिन के 2 बजे तक गाड़ी नहीं निकली, पत्रकार महोदय खड़े खड़े इतने परेशान हुए, मतलब नहीं मैं निवेदन कर रहा हूँ आज गाड़ी निकलेगी। गाड़ी निकली, उन्होंने उसको प्रॉपरली सरोजनी नगर तक शैडो किया और जहाँ पे वो सज्जन सस्पेक्ट जो था पहुँचना था वहाँ पहुँचे, वहाँ की लोकेशन और फ़ोटो पत्रकार ने दी, वापस ऑफिस आए और हाथ जोड़ लिए कि ये कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा। इन्वेस्टिगेशन एक टाइम कंज्यूमिंग, एक पेशेंस वाली चीज़ है, इसमें बहुत धैर्य चाहिए और समय चाहिए किसी भी केस को अंजाम देने के लिए। अगर आप में पेशेंस नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, गट्स नहीं है, आप एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन सकते। तो आजकल जैसे बहुत सारी कैरियर ऑप्शंस हैं बच्चों के पास, डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर्स, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल, साइकोलॉजी। तो इस प्रोफेशन में कोई आना चाहे तो क्या उसकी वायबिलिटी है और इंडिया में क्या फ्यूचर है? सुमराज जी, हमारी एक गवर्निंग बॉडी है दिल्ली में, APDI, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव्स ऑफ इंडिया। अच्छा ये पिछले 20 वर्ष से लगातार यूथ में और समाज में अवेयरनेस क्रिएट कर रही है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के सिवाय प्राइवेट सिक्योरिटी एंड प्राइवेट इंटेलिजेंस नेटवर्क भी है। अच्छा। यानी कि खुफिया तंत्र निजी तौर पर भी ऑपरेट करते हैं। बहुत सारी डिटेक्टिव एजेंसी रजिस्टर्ड हैं हमारे एसोसिएशन के साथ, जो कि अच्छे रिजल्ट दे रही हैं, समाज में अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन यूथ में अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन को एक प्रोफेशन की तरह ले और उसमें अपना फ्यूचर देखे। मोस्टली आजकल जो ऑफिसर्स इंटेलिजेंस कंपनीज़ में, एजेंसीज में काम कर रहे हैं और जो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, जो कर्मठ हैं, ओके वो आगे बढ़ जाते हैं और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के प्रोफेशन में वो आगे चलकर अपनी ही संस्था लॉन्च करते हैं और इस तरह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है और अवेयरनेस क्रिएट हो रही है समाज में, लेकिन बहुत ही स्लो पेस में हो रही है। लोग इंटेलिजेंस और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को उसको एक हवा की तरह देखते हैं कि ये क्या है, जी, एक अजूबा है ये प्रोफेशन, तो हर कोई इसमें आ नहीं सकता। एक और सच्चाई मैं आपको बताऊंगा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर से चुनती हैं, जो अधिकारी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। ओके दूसरी बात, इंटेलिजेंस एजेंसीज में ये भर्ती होते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव पैदाइशी प्रोफेशनल होता है, उसके अंदर इंटेलिजेंस होती है, गट्स होते हैं, वो दूरदर्शी होता है, वो इंट्यूशन पे काम करता है, अपने इंट्यूशंस पे भरोसा करके इन्वेस्टिगेशन में डेप्थ में जाता है, एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है, उसके बाद ऑपरेशन प्लान करता है, फिर किसी केस को एक सक्सेसफुल केस में कन्वर्ट कर पाता है। तो दे आर बॉर्न इंटेलिजेंस। तो क्या राघव जी
इस प्रोफेशन में आने से पहले किसी का मिलिट्री बैकग्राउंड या किसी के क्रिमिनोलॉजी पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है? अक्सर देखा गया है कि प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज इंटेलिजेंस एजेंसी से, गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसी से रिटायर्ड हुए अधिकारियों को हायर करती हैं, अपने पैनल पे लेती है। उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव से हम कार्य करते हैं समाज में, उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं लड़के, ओके, और ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं बाद में। ओके। लेकिन सिविल से किसी लड़के को लेकर आना, उसका कंपनी में ज्वाइन होना, फिर अपने आप को प्रूव करना, और इंटेलिजेंस प्राइवेट डिटेक्टिव एज ए प्रोफेशन उसको चुन लेना, ये उसका निजी निर्णय होता है, अपने कार्य क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे अवेयरनेस हो रही है और बच्चे इन्वेस्टिगेशन को अपना प्रोफेशन बना रहे हैं। आपने अभी एक पत्रकार साहब की बात करी जो बहुत उत्सुक थे कि मैं डिटेक्टिव एजेंसी एजेंट बनूं। अगर मैं भी लेट्स से आज प्लान करूं कि आपको देख करके आपका इंटरव्यू सुन करके अगर मैं इंस्पायर होता हूं, मैं सोचता हूं कि मेरे को भी राघव जी की तरह एजेंट बनना है, डिटेक्टिव एजेंट बनना है, तो मेरे को कितना टाइम लगेगा और इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा? सोमनाथ जी, मैं आपको बहुत अच्छी बात बोलूँगा। हर पिता, उसके अंदर एक डिटेक्टिव छुपा हुआ होता है। वो अपने बच्चों पे नज़र रखता है, उनको ग्रूम करता है, आगे बढ़ाता है, और एक सीक्रेट आई बच्चों पे रखता है कि मेरा बच्चा अंदर से परेशान तो नहीं है, आज उसके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरा बच्चा किसी प्रकार से मायूस हो, परेशान हो। उसकी परेशानियों को चिन्हित करता है और उसका समाधान ढूंढता है। करेक्ट। तो आपके अंदर एक डिटेक्टिव है, आप अपनी एजेंसी लॉन्च कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आप एक प्रोफाइल बनाइए, हम आपको उसमें हेल्प करेंगे। आप मार्केट करिए, जो इंक्वायरीज आएंगी आप बोलिए कि आप उसको समाधान दीजिए, लेकिन कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हों ओके। और कुछ टेक्निकल बात करनी है तो यू कैन से कि प्लीज़ टॉक टू द हेड ऑफ द कंपनी मिस्टर राघव। मेरे ख्याल से हमारे काफ़ी सारे सवालों का आपने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया और बहुत सारे खुलासे आज आपने किए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम है। और अगर हमारे पास फिर कोई अपनी व्यूअर्स के कमेंट्स आएंगे तो हम शायद तीसरा पॉडकास्ट और बनाएं इसके बारे में। सोमनाथ जी, दोबारा आपके सामने एक बहुत ही सफल इंटरव्यू हुआ है, डिस्कशन हुआ है। मैं आपकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। Thank you so much, Raghav ji, for coming to the show. And for rest of all the viewers, for all your matrimonial requirement, please contact on the below numbers for all your matrimonial needs. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.